दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फेड बैच कल्चर और कॉन्टिन्यूअस कल्चर और दोनों ही कल्चर का जो टेक्निक है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारा जो वीडियो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेड बैच कल्चर की। तो पहले हम जानेंगे कि फेड बैच कल्चर को कैसे तैयार किया जाता है, उसको तैयार करने की प्रक्रिया क्या है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और इसके क्या यूजेस है यानी कि क्या उपयोग है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि फेड बैच कल्चर होता क्या है। In fed batch culture, all nutrients is not provided at a time. Provide a small amount of nutrients in many बैचेस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लैब में बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं तो उस बैक्टीरिया को हम एक ही समय में पूरा जो न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं दे देंगे। हम क्या करेंगे कि बैक्टीरिया को बारी बारी से थोड़े थोड़े समय अंतराल पर उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड कराते हैं, एक साथ एक ही समय में प्रोवाइड या प्रदान नहीं करते। अब ऐसा किया क्यों जाता है, आइए समझते हैं। दिस इज़ बिकॉज सम टाइम मोर न्यूट्रिएंट्स इन सराउंडिंग बिकम टॉक्सिक फॉर माइक्रोब्स एंड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि कभी कभी जब अधिक पोषक तत्व मिल जाते हैं तो ये क्या कहते हैं कि टॉक्सिक सबस्टेंस यानी कि जहरीले पदार्थ अपने चारों ओर उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि और जो बैक्टीरिया ग्रो करने वाले हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते और बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया के ग्रोथ से मतलब है बैक्टीरिया के नंबर से, न कि उसकी साइज़ और शेप से। ठीक है, यानी कि बैक्टीरिया के अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो बैक्टीरिया का नंबर बढ़ेगा, न कि उसका साइज़ और शेप बढ़ेगा। तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स एक ही साथ प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या कहते हैं, विषैले पदार्थ बनाने लगते हैं कि जिससे और जो बैक्टीरिया हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। इसके अलावा एक रीज़न और भी है कि अगर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा इंक्रीज़ होती है तो जो फ्लूइड है यानी कि जो द्रव है उसकी जो चिपचिपाहट है, उसकी जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर द्रव की विस्कोसिटी बढ़ती है तो मीडिया में जो ऑक्सीजन है और जो अन्य गैसें हैं उनका जो मिश्रण होता है वो कम हो जाता है। तो अगर मीडिया में ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो जो माइक्रोब्स हैं उनका ग्रोथ भी क्या होगा, रुकने लगेगा, उनकी ग्रोथ भी इनहिबिट हो जाएगी। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेड बैच कल्चर के क्या एडवांटेज हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा है फॉर दोज वेयर न्यूट्रिएंट्स बिकम टॉक्सिक फेड कल्चर यूज़, यानी कि वहाँ पर इस कल्चर का यूज़ किया जाता है जहाँ पर जो पोषक तत्व होते हैं वो विषाक्त हो जाते हैं यानी कि टॉक्सिक हो जाते हैं, वहाँ पर फेड बैच कल्चर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो एडवांटेज है, लिमिटेड द प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद का जो उत्पादन होता है इसमें सीमित होता है यानी कि लिमिटेड होता है। कहने का मतलब ये है कि हम जितने अमाउंट में कल्चर डालेंगे उतना ही प्रोडक्शन होगा। अगला जो बेनिफिट है वो है हेल्प इन बायोमास प्रोडक्शन, यानी कि बायोमास उत्पादन में सहायता करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेड बैच कल्चर से नुकसान कौन कौन से हैं, यानी कि इसके डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला पॉइंट है परफेक्ट कल्चर यू मस्ट स्पेशलाइज्ड अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हैंडलिंग ऑफ फर्मेंटेशन यू मस्ट नो ऑल द बिहेवियर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फेड बैच कल्चर टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपने जो बैक्टीरिया लिया है उसके जो बिहेवियर है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और आपको फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जुड़े हुए जितनी भी जानकारी है और उसके जो ग्रोथ के लिए जो जो कंडीशन है वो सभी चीज़ें पता होनी चाहिए, आप ट्रेंड होने चाहिए। अगला डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ नॉट इजी मेथड एंड बिकम मोर एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू बैच कल्चर, यानी कि अगर देखा जाए बैच कल्चर के कंपेयर में तो यदि महंगा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो तरीका है ये थोड़ा सा कठिन है, यानी कि इसका जो तरीका है वो आसान नहीं है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फेड बैच कल्चर का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहला है कल्चर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ बेकर्स ईस्ट, यानी कि जो बेकरी है बेकरी में इस कल्चर का यूज़ किया जाता है। तो बेकरी में हम सभी जानते हैं कि ईस्ट का यूज़ किया जाता है, तो अगर ईस्ट को कल्चर करना है तो हम फेड बैच कल्चर का उपयोग करते हैं। अगला है मेकिंग एंटीबायोटिक, तो जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है उसके उत्पादन में हम इस कल्चर टेक्निक का यूज़ करते हैं। Many the other metabolites लाइक डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि कई प्रकार के जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके उत्पादन में भी इस विधि का प्रयोग
किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूअस कल्चर की। तो कंटिन्यूअस कल्चर में होता क्या है, इन कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट एडेड इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट रिमूव। यानी कि कंटिन्यूअस कल्चर में हम जितनी मात्रा में कोई भी सबस्ट्रेट डालते हैं उतना ही हमें उत्पादन मिलता है और हम उतना ही उत्पादन को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। In continuous fermentation, we maintain the exponential phase of bacterial और microorganism growth। तो कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन में या फिर कल्चर में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया है या फिर जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो संख्या है वो बढ़ती रहती है। यानी कि इसमें संख्या घटती नहीं है, बढ़ती है। अगर आपको एक्सपोनेंटल जो फेज़ है वो नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड एक ग्रोथ कर्व है और उस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो जब आप ग्रोथ कर्व पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक्सपोनेंटल फेज़ देखने को मिलेगा। तो एक्सपोनेंटल फेज़ में होता क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है वो कंटिन्यूअस बढ़ती रहती है। तो यही कह रहा है कि कंटिन्यूअस जो फर्मेंटेशन है या जो कंटिन्यूअस कल्चर है, इस फेज़ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस बढ़ता है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि द सबस्ट्रेट एट डिफिनिट रेट एडेड एंड द प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन विथ ए टाइम इंटरवल। यानी कि कहने का मतलब है कि हम एक निश्चित समय पे क्या करेंगे कि उसमें न्यूट्रिशन डालते जाएंगे, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पोषण देते जाएंगे और एक निश्चित समय पर हमें एक निश्चित दर पर प्रोडक्ट भी मिलता रहता है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो न्यूट्रिशन मिलेगा उसी न्यूट्रिशन को वो प्रोडक्ट में बदलकर हमको देता जाएगा और वो एक निश्चित समय पे ये हमें मिलता रहेगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंटिन्यूअस कल्चर के क्या क्या फ़ायदे हैं, यानी कि एडवांटेज है। मेनी टाइप ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स ऑब्टेन ड्यू टू लॉन्ग पीरियड ऑफ लॉग फेज। यानी कि लॉग चरण की जो लंबी अवधि के कारण इनमें जो प्राथमिक मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। अब बात आती है कि लॉग फेज क्या होता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ है इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको एक्सपोनेंटल फेज़, लॉग फेज़, ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अगला बेनिफिट ये है कि एक्सपोनेंटल ग्रोथ ऑकर एट लॉग फेज, इट मीन्स वी ऑब्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ बायोमास, सिंगल सेल प्रोटीन एटीसी। यानी कि जो एक्सपोनेंटल फेज़ है उस दौरान हम क्या करते हैं कि बहुत सारे अमाउंट में बायोमास प्राप्त करते हैं या फिर सिंगल सेल प्रोटीन प्राप्त करते हैं या फिर कह सकते हैं कि जो भी बाई प्रोडक्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है वो हमें बहुत अधिक मात्रा में मिलता है और वो सभी मिलता है हमें एक्सपोनेंटल ग्रोथ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल में आपके ग्राफ बना हुआ है राइट साइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे लॉग फेज जा रहा है, यानी कि लॉग फेज में हो रहा है क्या कि नंबर ऑफ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बढ़ते जा रहा है। और कंटिन्यूअस कल्चर में मैंने ये भी बताया हुआ है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वैसे वैसे प्रोडक्ट भी अधिक मात्रा में बनते रहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कंटिन्यूअस कल्चर के क्या डिसएडवांटेज है, यानी कि क्या नुकसान है। तो सबसे पहला है यूज़र मस्ट नो ग्रोथ काइनेटिक। कहने का मतलब ये है कि जो भी कंटिन्यूअस कल्चर कर रहा है उसको ग्रोथ काइनेटिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि उसे पता होना चाहिए कि जो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा रहे हैं उसके कितने अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, इस टेक्निक का यूज़ करेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो होगा क्या, चांसेस ऑफ कंटामिनेशन। तो कंटामिनेशन कहने का मतलब होता क्या है कि जब आप बार बार कल्चर मीडिया को खोलेंगे क्योंकि आपको उसमें सबस्ट्रेट ऐड करना है, ठीक, और उत्पाद लेना है। तो जब बार बार आप कल्चर मीडिया को खोलेंगे या फिर उसमें बंद करेंगे तो उस दौरान जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि अब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, अब उसमें दूसरा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, कंटामिनेशन। तो अगर कंटामिनेशन होगा, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ पर क्या होगा, वो बैक्टीरिया को हानि पहुँचाएंगे, आपके कल्चर को हानि पहुँचाएंगे और प्रोडक्ट भी कोई दूसरा बनने लगेगा। तो इसलिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, मतलब इसके क्या क्या टेक्निक है, कितने समय पे आपको प्रोडक्ट सबस्ट्रेट को ऐड करना है, कब आपको प्रोडक्ट निकालना है।
अगला जो डिसएडवांटेज है, इट इज़ नॉट इजी टू मेंटेन कंपेरेटिवली कॉस्टली मेथड, यानी कि ये तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो ये महंगा है, ठीक। और इसको जो करना है, यानी कि इस प्रोसेस को करने का जो तरीका है ये आसान भी नहीं है, ये बहुत कठिन है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस कल्चर के क्या उपयोग है, क्या यूजेस है। ऑब्टेन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स विथ कॉन्टिन्यूअस कल्चर, यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस कल्चर है इससे हमें प्राथमिक मेटाबोलाइट्स मिलते हैं। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के रूप में हम कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त कर सकते हैं, विटामिन्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ बायोमास वी कैन ऑब्टेन फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस कल्चर, यानी कि कॉन्टिन्यूअस कल्चर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में बायोमास प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आई होप कि आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।